बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों, खैरियत से खुश आमदीद। आज आपको फिर माशाल्लाह एक दफ़ा क्लास में आपने रौनक बख्शी, इज़्ज़त अफजाई की हमारी क्लास की। आज आपने तशरीफ़ ला के एक मरतबा फिर, उम्मीद करते हैं इसी तरह आप आइंदा भी तशरीफ़ लाते रहेंगे। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी का टॉपिक शुरू कर रखा था और उसमें हमने जो कैटेगरी कल शुरू की थी वो थी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी पे तो डिस्कशन कल हम मुकम्मल कर चुके थे और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कशन अब हम शुरू करने लगे हैं। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ कंपनी में आज के लेक्चर का आगाज़ हो रहा है पब्लिक कंपनी से। अच्छा, मज़े की बात है कि पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन हमारी बुक में दी हुई है बहुत ही शानदार किस्म की डेफिनेशन है। यानी इतनी अच्छी डेफिनेशन, इतनी इजी और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन कि आप लोग बेसाख्ता ये कह उठेंगे और आप इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे काश के पूरे लॉ में डेफिनेशंस इसी तरह की हुआ करें। ठीक है, और बिलाखिर अब आप कह रहे हैं कि साहब क्यों सस्पेंस में आपने डाला हुआ, बताएं तो सही कि वो डेफिनेशन है कैसी। तो पढ़ के देख लें क्या लिखा हुआ है। पब्लिक कंपनी से मुराद वो कंपनी है कि जो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो असल में ये तो वो अल्फाज हैं कि जो किताब में लिखे हुए हैं, लेकिन हमने अब इसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, दरअसल वो कहना पता क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि जो 3 रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी पे हैं वो पब्लिक कंपनी पे नहीं है। चलें वन बाय वन जल्दी से हम वो रिस्ट्रिक्शंस डिस्कस करते हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि प्राइवेट, अच्छा एक तरतीब वो थे जो मैंने गालिबन कल क्लास में लिखवाई थी। ठीक है, चलें उसी तरह चलते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि कम से कम प्राइवेट कंपनी भी वो वाली जो अदर देन एसएमसी है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50। अब इसको आप पब्लिक कंपनी के ऊपर ले आएँ। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की जो लिमिट है वो नहीं है। इसका मतलब एक पब्लिक कंपनी के मेंबर्स की मैक्सिमम तादाद हंड्रेड्स में भी हो सकती है, थाउजेंड्स में भी हो सकती है। ओके हो गया? यस सर। तो ये हम पॉइंट वाइज मवाजना कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ज़रा मुझे फीडबैक दे दें। पहला पॉइंट ओके हो गया? तो पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड। अच्छा, सेकंड रिस्ट्रिक्शन आपने कल एक पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी के अंदर कि प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और इसकी कल फिर मैंने वजाहत भी की थी। आप सबको याद है ना? अच्छा, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स पे इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर शेयर्स जब चाहे जिसे चाहे ट्रांसफ़र कर सकता है। 2 बातें होगी। थर्ड रिस्ट्रिक्शन भला कौन सी थी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कैपिटल जनरेट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, वो पब्लिकली सिक्योरिटीज़ ऑफ़र नहीं कर सकती, वो शेयर्स ऑफ़र नहीं कर सकती, डिबेंचर्स ऑफ़र नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी पे इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब पब्लिक कंपनी कैपिटल को जनरेट करने के लिए ये तमाम काम कर सकती है। कौन कौन से वाले? वो शेयर्स भी ऑफ़र कर सकती है पब्लिक को और डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। डन हो गया जी? तो वो एक सिंगल लाइन जो किताब में लिखी हुई थी, हमने फिर उसको ज़रा मुकम्मल तौर पे इंटरप्रेट कर लिया। उस एक लाइन का तफसीली मतलब हमने क्लास में डिस्कस कर लिया कि असल में इस एक जुमले का मतलब क्या है, जो जुमला किताब में लिखा हुआ है
कि पब्लिक कंपनी से मुराद वो कंपनी है जो प्राइवेट ना हो। तो दरअसल वो 3 रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर नहीं है। डन हो गया? अच्छा, तो ये तो हो गया आपका पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की 2 अकसाम, एक को हम कहते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी, दूसरी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी से मुराद वो कंपनी है कि जिस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के फोरम पे की जा सकती है। जिस कंपनी के शेयर्स की सेलिंग और बाइंग स्टॉक एक्सचेंज में की जा सकती है, उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और उसके वाइस वर्सा पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का मतलब है वो कंपनी के जिसके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में ना की जा सकती हो। अच्छा, अब इस जुमले पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की सेलिंग और बाइंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हो सकती, तो फिर कैसे हो सकती? तो उसका आसान सा जवाब है, आसान सा तरीका है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्राइवेटली सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? जो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स सेल करना चाहता है, तो वो इसी तरह कोई बायर अरेंज करे या किसी को ऑफ़र करे, और वो अगर एक्सेप्ट कर ले तो इस तरह प्राइवेटली वो इस कंपनी के शेयर की सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। और वैसे भी शेयर रजिस्ट्रार के बारे में आगे जाके हम एक पढ़ेंगे। शेयर रजिस्ट्रार से मुराद वो है कि जो कंपनी के शेयर्स की सेलिंग बाइंग के प्रोसेस को देखता है। शेयर रजिस्ट्रार, ठीक है, जिसके बारे में अभी तो ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं है इस लेक्चर में, क्योंकि आगे जाके हमने उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करनी है। तो खैर, ये भी एक नुक्ता आप यहाँ पे नोट कर लें कि शेयर रजिस्ट्रार भी कंपनी के शेयर्स की सेलिंग बाइंग के प्रोसेस को देखता है, सुपरवाइज़ करता है। ठीक है? अच्छा, तो पब्लिक लिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड, ये दोनों टाइप्स भी होगी। इसके बाद चलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरफ। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन जो किताब में लिखी हुई है, एक पूरा पैराग्राफ, बड़ा भारी भरकम सा, ठीक है, तो उसकी बजाय कि मैं आपको उसका लफ्ज़ी तर्जमा करके बताऊं, क्यों ना पहले इंतहाई आसान अल्फाज में आपको बता दिया जाए। यानी ऐसे अल्फाज में, इतने आसान अल्फाज में कि फिर बाद में जब हम पढ़ें तो हमें समझ आ जाए कि अच्छा यार ये लिखा हुआ था, ओहो हम तो मगजमारी करते रहे। तो ज़रा सुने, इधर देखिए जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर इधर सुन लें, पहले तवज्जो से मेरी बात सुन लें, फिर बाद में आप इसको नोट पे कर लीजिएगा। अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, या अब तीसरी बात, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? कोई भी ऐसा इदारा या बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कानून के तहत कायम की गई हो। अगर आप समझते हैं कि आप ये अल्फाज याद रख सकते हैं ज़ुबानी तो ठीक है, वरना आप लिख भी लें, कहीं भूल ना जाएं। स्टैट्यूटरी बॉडी से मुराद कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसको इस्टेब्लिश किया गया हो, कायम किया गया हो किसी कानून के तहत। और साथ में एग्ज़ाम्पल, ताकि हमें ये बात भी ना भूलें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम किया गया एक लॉ के तहत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम किया गया एक एक्ट के तहत। और ग़ालिबन अभी परसों के लेक्चर में ये हम बात कर रहे थे कि उस एक्ट का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। तो स्टेट बैंक को एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत इस्टेब्लिश किया गया, कायम किया गया, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट बैंक है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। बताएं? अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी के अल्फाज को एक्सप्लेन करने के बाद अब ज़रा दोबारा आ जाएं वापस। हम डिफ़ाइन किसको करने लगे थे? पब्लिक सेक्टर कंपनी को। डेफिनेशन में फिर ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट नंबर 1 या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी, 3 अल्फाज याद हो गए, इन तीनों में से किसी के पास भी अगर किसी कंपनी की ओनरशिप है, अगर गवर्नमेंट खुद ओनर है किसी कंपनी की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर गवर्नमेंट खुद ओनर है किसी कंपनी की,
या जो दो अल्फाज मैंने और बोले थे, गवर्नमेंट की एजेंसी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर गवर्नमेंट ओनर है, मालिक है किसी कंपनी की, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, या गवर्नमेंट किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, दो बातें होंगी, ओनरशिप और दूसरा लफ्ज़ कौन सा बोला, कंट्रोल। तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट किसी कंपनी की ओनर है, या अब एक और बात, अगर गवर्नमेंट के पास, या वो जो दो चीज़ें मैंने बोली थी, गवर्नमेंट की एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी, मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब वन वर्ड बोल रहा हूँ तो कि ज़रा आसानी रहे। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के कम अज़ कम 51% वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं, एटलीस्ट 51% अगर शेयर्स, वोटिंग सिक्योरिटीज़ अगर गवर्नमेंट के पास हैं किसी कंपनी के, ऐसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। जी ज़रा बताएं, समझ आ गई? अब जितनी बात अब तक हुई है दोहराएं, सारी दोहरा लें। अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास मिल्कियत है, ओनरशिप है, किसकी, किसी कंपनी की, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 51% कम अज़ कम शेयर्स हैं या वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं, तो ऐसी कंपनी को हम नाम देते हैं, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। डन हो गया? अब आप ज़रा किताब में देख लें, ताकि ये जो डेफिनेशन 2 दफ़ा मैंने आपको समझाई है, अब इजीली आप इसको किताब से पढ़ सकें। यहाँ पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो कुछ इस तरह हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओल्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज़ और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, और आगे फिर वो एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी आप ये देखें, यहाँ पे उसने ज़रा पैसिव वॉइस फॉर्मेट यूज़ किया है, हमने ज़रा बात किस अंदाज में की थी, एक्टिव वॉइस के अंदर। बता दें जिससे ज़रा समझना थोड़ा सा आसान था, तो मैंने वो रूट अडॉप्ट किया है, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है कानून की, वो ज़रा पैसिव वॉइस के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और एंड के अल्फाज में आप देखें बिल्कुल आखिर में, जिसमें वो ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी शामिल है, कि जिसको कि SCCP ने लाइसेंस ग्रांट किया हो। अब ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, ये आपका आइंदा आने वाला टॉपिक है। आइंदा एक टॉपिक आने वाला है कि जिसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, किस तरह बनती है, किन मकासद के लिए बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अभी इस मौका पे मैं उसको शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर अलग टॉपिक आगे हमने पढ़ना ही है, ठीक है। बहरहाल इतना तो याद कर सकते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की तारीफ में पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी शामिल है, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन और डिटेल इंशाल्लाह आगे आने वाले एक लेक्चर के अंदर हमने करनी है। एक बात, अच्छा, अब आप ज़रा किताब देखें, बड़े वाले डेफिनेशन वाले पैराग्राफ के नीचे एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, नज़र आ गया? अब तो जो मेरी तरफ करें, पहले सुन लें, समझ लें और फिर पढ़ लें। कहता है अगर SECP ने, SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पे आगे जाके हमें डिस्कशन करनी है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगर कमीशन ने किसी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, यहाँ तक होने वाला जुमला दोबारा दोहराएं, अगर कमीशन ने, ना शर्माएं बोलें, अगर कमीशन ने किसी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज, किसी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मतलब पता है ना, तो
सिक्योरिटीज एक्सचेंज के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर नॉमिनेटेड था किसकी जानिब से? SECP की जानिब से। तो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज है ये अब पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। अब ये सारी बात दोबारा दोहराते हैं। क्या बात? ताकि बात हमें बैठ जाए ज़हन के अंदर। अगर SECP ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कमीशन की जानिब से एक डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाने की वजह से वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज क्या बन गई है? पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। ये इसका मतलब नहीं है। तो वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर कंपनी तस्वुर नहीं की जाएगी। तो ये एक प्रोवाइजर था, मैंने कहा ये भी साथ में हम डिस्कस कर लें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कंपनी में, वो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। और इसमें मज़े की बात यह है कि होल्डिंग के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं सब्सिडियरी के कॉन्टेक्स्ट में, और सब्सिडियरी कंपनी के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं होल्डिंग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ हो सकती है। कैसे? अब मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ, किताब से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल ले लें ज़रा बेहतर अंदाज में समझ आएंगे। फ़र्ज़ करें ये जो कंपनी बी है, कंपनी बी, इसकी कम से कम 51% सिक्योरिटीज़ कंपनी ए के पास है। पहले ये दोहरा लें, कंपनी बी की कम से कम 51% सिक्योरिटीज़। अब मैं जानबूझ के ये अल्फाज बोल रहा हूँ कम से कम 51%, हालांकि आप किताब में देखेंगे तो वहाँ पे आप लिखा हुआ नज़र आएगा मोर देन वन हाफ। तो मोर देन वन हाफ को आप यूँ भी तो लिख सकते हैं, कैसे भला? 50% से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% को हम यूँ भी कह सकते हैं कम से कम 51%। डन हो गया? अच्छा, अब सारी बात दोबारा करते हैं जी। अगर कंपनी बी की कम अज़ कम 51% सिक्योरिटीज़ कंपनी ए के पास हैं, तो कंपनी बी को हम कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी और कंपनी ए को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। एक बार अच्छा, डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, इसके दो पार्ट्स हैं। अब दूसरा पार्ट कहते हैं, अब इधर देखें, अगर कंपनी ए के पास ये इख्तियार है, दोहराएं सेंटेंस, अगर कंपनी ए के पास ये इख्तियार है, ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि कंपनी ए कंपनी बी के ऑल डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। दोहराएं सारा, अगर कंपनी ए के पास ये इख्तियार है, चलो ऐसा करते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, याद हो जाएगा ना। हमें तो गर्ज है समझ आने से, या गल समझ आनी चाहिए है याद हो जाए। अगर कंपनी ए के पास इख्तियार है, जो बोले, अगर कंपनी ए के पास ये इख्तियार है कि कंपनी ए कंपनी बी के ऑल डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है, तो कंपनी ए को कहेंगे होल्डिंग कंपनी, कंपनी बी को कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। तीसरी मरतबा फिर बोल लें। अब तो जनाब आप सोए हो भी, इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन याद रह जाएगी जी। क्या कहा था? अगर कंपनी ए के पास अगर कंपनी ए के पास ये इख्तियार है, अथॉरिटी है, पावर है, क्या कि कंपनी ए कंपनी बी के, अब आगे आप बोलें, कंट्रीब्यूट करें,
कंपनी बी के ऑल डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। तो इस इख्तियार की बुनियाद पे फिर कंपनी ए को हम कहते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी है और कंपनी बी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बोर्ड कंपोज करने का इख्तियार। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज वर्ड्स। इस इख्तियार को, इस अथॉरिटी को, इस पावर को क्या बोलते हैं, बोर्ड की कंपोजिशन का इख्तियार। अब ज़रा किताब देख लें जिसमें ये आपको जो 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन में जो 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ए और बी, उसमें से ए कौन सा, ज़रा पढ़ के बताएं। अगर बोर्ड को कंपोज करने का इख्तियार, और बोर्ड को कंपोज करने का इख्तियार क्या होता है, ये मैंने आपको 3 दफ़ा याद करवा दिया है। बोले ठीक है, जो अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ठीक हो गया। सिर्फ अपॉइंट और रिमूव नहीं, ऑल और मेजॉरिटी, यानी पूरी बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर टुकड़ों में इसको तकसीम करें तो यूं कह सकते हैं, और इधर देखें ये उंगलियों की तरफ, ऑल और मेजॉरिटी। अगला ये क्या है, अपॉइंट और रिमूव, ठीक है। ये इसे कहते हैं बोर्ड कंपोज करने का इख्तियार। डन हो गया। तो ए पॉइंट समझ आ गया आपको। अब बी पॉइंट पढ़ के देख लें। और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। और मोर देन 1/2 का मतलब जो हमने ज़रा आसान अल्फाज में कहा था, एटलीस्ट 51%। डन हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसी बी पॉइंट में आगे जाके देखें, कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। इधर ज़रा बोर्ड पे देखें बच्चों, ये आइदर वाला जो जुमला है इसको ज़रा समझते हैं। कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है। ऑलरेडी ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी हैं, पहले इतना याद कर लें, इसके बाद मैं आगे चलूँगा। याद हो गया? ए क्या है, बी क्या है। और अगर आपके जहन में ये है सर ये बता दें ये ए होल्डिंग किस बुनियाद पर बनी है, तो भाई चाहे वो वोटिंग सिक्योरिटीज़ वाली बुनियाद थी, कौन सी भला, वो 51% वाली, चाहे बोर्ड को कंपोज करने वाली बात थी, ठीक है, बस ए होल्डिंग है। बोले कि ए क्या है और बी क्या है, सब्सिडरी। और एक और कंपनी है, कंपनी सी, एक और नाम ऐड हो गया, कंपनी सी। इस कंपनी सी के 31% वोटिंग सिक्योरिटीज ए के पास है, और इस कंपनी सी की 20% वोटिंग सिक्योरिटीज कंपनी बी के पास है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको नहीं भूला कि ए और बी का आपस में क्या रिलेशन था। क्या था, होल्डिंग सब्सिडरी। अब ज़रा देखें, होल्डिंग सब्सिडरी मिला के कितने परसेंट वोटिंग सिक्योरिटीज बनी, 51%। और ये वोटिंग सिक्योरिटी किस कंपनी की है, सी की। तो कानून कहता है इस सिचुएशन में फिर ये 51% को जमा करके ए कंपनी होल्डिंग कहलाएगी, जो कि बी की तो थी, लेकिन अब इस लेटेस्ट सूरत हाल में ए कंपनी होल्डिंग है और सी कंपनी क्या है, सब्सिडरी है। बताएं जी, कुछ समझ आया? चलें अब ज़रा किताब से पढ़ें। आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अच्छा, क्यों ना मैं वो इटसेल्फ वाला भी लिख दूं ताकि आप परेशान ना हो। हैं, ये लें इधर देखें, इटसेल्फ वाला ए
अगर कंपनी ए के पास कम से कम 51% वोटिंग सिक्योरिटीज़ हैं, किसकी? कंपनी बी की, तो उसके हम क्या कहेंगे? ये टुगेदर विद वाला केस है या बाय इटसेल्फ वाला केस है? भाई आप बताएं। बाय इटसेल्फ, यानी कंपनी बी की कम से कम 51% वोटिंग सिक्योरिटीज़ अकेले कंपनी ए के पास हैं, बगैर किसी और को साथ मिलाए हुए। तो बाय इटसेल्फ का मतलब उर्दू में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं कि बाय इटसेल्फ का मतलब है अकेले, अलोन, किसी और को साथ मिलाए बगैर। बता दें तो ये पहली सूरत होगी बाय इटसेल्फ वाली, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये जो फॉर्मेशन बनी थी ये क्या थी? ये टुगेदर वाली सूरत थी, ठीक है, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन पहले ही होल्डिंग सब्सिडी वाला था, ठीक है। तो ए के पास 31%, बी के पास 20% शेयर्स हैं, किस कंपनी के? कंपनी सी के, ठीक है। तो इस केस में फिर अकेली ए के पास नहीं है, बल्कि टुगेदर विद सब्सिडरी, दोनों के मिला के कितने बन गए? तो 51% वोटिंग सिक्योरिटी की बेसिस पे हम अब कहेंगे कि वो जो सी है वो क्या है? वो सब्सिडरी है। ए के पास 20%। हाँ जी, इसको वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये भाई का सवाल, कहते हैं सर अगर इसके ये वाइस वर्सा हो, वाइस वर्सा मतलब कि ये 31 इधर हो 20 इधर हो, तो भी ये ठीक है, और समझ आया? तो भी ये अलाउड है। क्या कह रहे हैं? ये वाला इन्होंने सवाल किया था कि अगर 31% इसके पास हो और 20% इसके पास हो तो क्या फिर भी? तो मैंने कहा जी हाँ फिर भी, ठीक है। किसके शेयर्स? इसके, सी के। तो इस केस के अंदर भी फिर ए होल्डिंग कंसिडर की जाएगी इस कंपनी सी की। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका होल्डिंग और सब्सिडी का। और अभी बात ख़त्म नहीं हुई, एक बस एक पॉइंट और रह गया, ठीक है, बता दूं? यस सर। ले जी, मुबीन भाई कह रहे हैं सर हैवी हो गया अच्छा भाई, पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा, एक और आखिरी पॉइंट, फिर ये वाला चक्कर ख़त्म, होल्डिंग सब्सिडी वाला। अच्छा, वैसे आप इतने सियाने हो गए कि आपको पता लग गया कि ए के बारे में मैं क्या कहने लगा हूँ, बी के बारे में क्या कहने लगा हूँ। ए क्या है? होल्डिंग। बी क्या है? ओके। ठीक है जी। और दिलचस्प बात ये थी कि एक कंपनी सी है, ये सब्सिडियरी है बी की, जी बी की, मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूँ कंपनी सी सब्सिडरी है बी की। इसका मतलब है सी और बी का आपस में रिलेशन क्या हुआ? बी होल्डिंग, सी सब्सिडरी, और खुद बी किसकी सब्सिडरी है? तो कानून कहता है अगर होल्डिंग की कोई सब्सिडरी हो और उस सब्सिडरी की अपनी कोई आगे सब्सिडरी हो, तो फिर वो सब्सिडरी भी इस मेन होल्डिंग की सब्सिडरी मानी जाएगी। पोती या नवासी कह लें, समझ आई? लाइट वर्ड्स के अंदर, ठीक है जी। ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सारा दोहराएं। अगर ए खुद होल्डिंग है, बी इसकी सब्सिडरी है, और ये सब्सिडरी खुद होल्डिंग है किसकी? सी की, तो इस केस में ए और सी का रिलेशन क्या होगा? ए होल्डिंग और सी सब्सिडरी, ठीक है। ये चीज़ डन हो गया जी? ओके। और इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आप देखें वो जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, फॉर द पर्पस ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो ये वाले 2 पॉइंट्स पढ़ें ज़रा, शाबाश। क्या आपको लगता है कि अभी अभी क्लास में चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं 3-3, 4-4 दफ़ा दोहरा के? ये जो 1 पॉइंट है ये अभी अभी बताया आपको, बोले
ये जो 1 पॉइंट है ये अभी अभी डिस्कस किया है, और जो 2 है ये थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड को कंपोज करने का इख्तियार किसे कहते हैं, ये अब आ गया। क्या आपको वो चारों बातें लिखी हुई नज़र आ रही हैं? Yes. कौन कौन सी? ऑल और मेजॉरिटी, और क्या था? अपॉइंट और रिमूव। ये इस पॉइंट के अंदर आ गया। डन? अच्छा, अब आ जाएं जी होली ओन्ड सब्सिडरी की तरफ। होल्डिंग कंपनी भी हो गया, सब्सिडरी भी हो गया, अब आ जाएं होली ओन्ड सब्सिडरी। वंस अगेन पहले आसान अल्फाज में बात कर लेते हैं, Yes, sir. फिर ज़रा किताब की सुनते हैं कि ये क्या कहती है? पहले अपनी करते हैं, सौखे सौखे लफ्ज़। अगर एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स, दोहराएं, अगर किसी कंपनी के पास बोले अगर एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स हों, तो वो जो दूसरी कंपनी है ना, उसको हम कहते हैं कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। समझ आई? Yes, sir. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ए बी में बात करें तो क्या बात बनेगी? ये ले, चले अब आप बताएं किसके किसके पास? अगर बी कंपनी के 100% शेयर्स कंपनी ए के पास हैं, तो बी को क्या कहा जाएगा? ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। चलें अब बुक से पढ़ लें जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। किसी कंपनी के पास या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास अगर 100% शेयर्स हों किसी दूसरी कंपनी के, और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब आपको लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। चले आप एग्जाम्पल नंबर 12 देख लें जो यहाँ पे लिखी हुई है, ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट और वाज़े हो जाए। वैसे ऑल दो हमने ये बोर्ड के ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़ लिए, लेकिन ये भी पढ़ लें आप ज़रा, कहीं ये खफा ना हो जाए Yes, sir. कि जी हमने भी तो पढ़ने के लिए लिखा हुआ है। डन हो गया? ओके, तो अब ज़रा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जी, शाबाश। अभी जब टॉपिक हम ख़त्म करेंगे तो फिर पास पेपर्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अलग से। मैं आपको इधर देखें फ़ोटोकॉपी दे दूँगा, ठीक है, जितने भी पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो वो फिर एक्टिविटी बात की है, ज़रा ये हम ख़त्म कर लें। लेकिन फ़िलहाल जो टॉपिक अभी अभी पढ़ा है, फ्रेश है, माइंड के अंदर ताज़ा है, तो ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, कागान रेशम लिमिटेड वाला। जी उज़ैफ़ा भाई पढ़ रहे हैं, दोस्त आप बुक, शहज़ादे ट्विंस माशाल्लाह, बेफिक्रे लोग, पढ़े लिखे लोग, आला तालीम याफ्ता लोग, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो आपने बताया था सर, वो उसका भी मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा। हाँ, मसलन 7 है तो 7 में से 4, ठीक है, ये मेजॉरिटी है। जी डन हो गया? जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा अप्लाई हो गया? अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, मास्टर्स लिमिटेड वाला। ये उसकी निस्बत आसान है, ये सिंपल सीधा सीधा थ्योरी है। हाँ, उसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि मैं केस स्टडी बना दूं, लेकिन बेसिकली वो इनफैक्ट थ्योरेटिकल है कि आपने थ्योरी बतानी है कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन कैसे बन सकता है। ओके जी, चलें फिर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अब आपसे लेसन सुनते हैं, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है जी।